या दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सरकार का रवैया अधिक सर्द है? दरअसल मौसम और सरकार दोनों बड़ी बेरहमी से अपना कहर बरपा रहे हैं। ऐसे कुदरत तो कुछ दिनों में अपना मिजाज बदल देगी और खुले आसमान के नीचे बैठे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मोदी सरकार का रवैया कभी बदलेगा, इसे लेकर शक है। क्योंकि बीते 6 सालों में सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जिससे आम आदमी की जान पर बन आई। हर फैसले के पीछे सरकार का तर्क यही है कि इससे आम जनता का ही भला है। बार बार सरकार पर यकीन रखने और कुछ दिन इंतजार करने की सलाह दी गई। सीधे साधे लोगों ने यह भी कर लिया और हर बार ठगे गए। मोदी जी ने कहा आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, जो कभी नहीं आए। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद कहा काला धन खत्म हो जाएगा, 50 दिन दीजिए। काला धन अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आम लोगों की बचत खत्म हो गई। मोदी जी ने जीएसटी लगाकर इसे आर्थिक आजादी बताया, लेकिन लोगों को महसूस हुआ कि वो उलझनों के गुलाम हो गए हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाकर कहा 21 दिन में कोरोना से जंग जीत जाएंगे, लेकिन आज आंकड़े 1 करोड़ के पार हो गए हैं। कुल मिलाकर अब जो मोदी जी कह रहे हैं कि नए कानून किसानों की भलाई के लिए हैं, तो कैसे उनकी बात पर यकीन किया जाए? बात चाहे किसानों की भलाई की हो या विधानसभा चुनावों की हो या फिर आपदा में लोगों की मदद की हो, भाजपा हमेशा उलझी हुई बातें करती है ताकि उसमें जनता असल बातों से भटक जाए। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करते हैं भाजपा के उलझाने वाले पैतरों की, लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में दिए भाषण से, जिसमें वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। तो देखा आपने कि कैसे मोदी जी विपक्ष के सामने हाथ जोड़कर यह बता रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं के घोषणा पत्र के मुताबिक कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। पहली बात तो यह है कि देश के किसान कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं जिन्हें कोई बरगला लेगा। अगर वाकई ऐसा है तो सरकार इतने दिनों से किसानों को क्यों नहीं समझा पाई? क्या विपक्ष के पास सरकार से अधिक ताकत हो गई है? सरकार तो कई महीनों से अपने कानूनों का गुणगान कर रही है, लेकिन किसान उस पर सहमति क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मोदी जी ने यही दावा किया कि उनकी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती है। अगर ऐसा है तो अब तक किसानों की आत्महत्याएं रुक जानी चाहिए थी। बीते 6 सालों में उन्हें एक बार भी प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और न ही 2-4 हजार रुपयों के सरकारी मदद के लिए मोहताज उन्हें होना पड़ता। सच तो यही है कि 6 सालों में सरकार ने केवल अच्छे दिनों के सपने दिखाए, जिन पर यकीन कर आज किसानों को धरने पर अब बैठना पड़ रहा है। वैसे मोदी जी से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। आइए उसका सच भी देख लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्र की शुरुआत में लिखा कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बहुत खुश हैं। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। तोमर ने लिखा, देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। इस चिट्ठी के जरिए से तोमर का दावा है कि कृषि कानूनों पर झूठ फैलाया जा रहा है। तोमर ने एमएसपी, किसानों की जमीन हथियाने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। झूठ और सच का एक कॉलम बनाकर कृषि कानूनों को लेकर लिखा गया है। ये दुखद है कि 8 पन्नों की इस चिट्ठी में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के बारे में संवेदना के 2 शब्द भी नहीं लिखे गए। न ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोई अफसोस जताया गया। झूठ जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी में बार बार हुआ और इस तरह उन्होंने उन हजारों किसानों को गलत साबित करने की कोशिश की जो सारी मुसीबतें सहकर अपने हक के लिए खुले आकाश में बैठे हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कई किसान संगठनों के समर्थन की बात कही है। अगर वाकई ऐसा है तो इन किसान संगठनों में कितने सदस्य हैं, इसका खुलासा भी होना चाहिए और इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि वे अपने बाकी किसान भाइयों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं।
तो नए कृषि कानून में सरकार का दावा है कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच सकेगा, लेकिन भाजपा शासित 2 राज्यों हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे प्रदेश के बाहर से फसल बेचने आए किसानों पर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में इस विरोधाभास पर कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए कांग्रेस को कोसने और राष्ट्रवाद को भुनाने का काम भी किया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को याद किया, लेकिन यह शायद वो भूल गए कि उन्हीं की पार्टी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या विचार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने 62 के दौर की याद दिलाई जब भारत चीन से जंग हारा था, लेकिन आज लद्दाख में क्या हालात हैं उस पर वो मौन हैं। वैसे भी सीमाओं के विवाद का जिक्र कृषि कानूनों के संदर्भ में क्यों करना पड़ा, यह बात समझ से परे है। वैसे नए कृषि कानून में बड़ी चालाकी से अधिकारियों को न्यायिक जवाबदेही से मुक्त रखा गया है। इसका जिक्र भी कृषि मंत्री ने नहीं किया है। 3 नए कानूनों में से एक है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020, जिसका मकसद है एमएसपी यानी कृषि मंडियों को खत्म करना। इसकी धारा 13 में लिखा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इनके किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत नेक नियत या सद्भाव के साथ किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी वाद, मुकदमे या कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी धारा 15 कहती है कि किसी भी दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट के पास किसी भी ऐसे केस पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा जिसका संज्ञान इस अधिनियम या इसके निकले नियमों के तहत अधिकार प्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकता है और जिसका उसके द्वारा निपटारा कर सकता है। मतलब यह है कि इस अधिनियम के तहत अधिकारी जो भी काम करेंगे, किसान उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकेंगे। सरकार इसमें नेक नियति की बात कह रही है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसकी नियत नेक है और किसकी खराब। यह कानून देश की उस व्यवस्था के भी खिलाफ है जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की अलग अलग शक्तियां और कार्यक्षेत्र हैं। अधिकारी तो कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, फिर वे कृषि विवादों का निपटारा किस हैसियत से करेंगे? क्या ऐसा करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं होगा? कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां सौंपने को दिल्ली बार काउंसिल ने खतरनाक और एक बड़ी गलती बताया है। देखना यही है कि सरकार अपनी इस गलती को मानती है या नहीं। वैसे गलतियां करना और उसे न मानना भाजपा का यूएसपी बन चुका है। हाथरस मामला इसका ताजा सबूत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंग रेप और हत्या के मामले में 3 महीने बाद इंसाफ की कोई किरण नजर आई है। सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले में चार्जशीट दायर की है जिसमें 4 लोगों पर गैंग रेप और हत्या का आरोप लगा है। ये मामला न सिर्फ अपराधियों की बर्बरता की वजह से सुर्खियों में आया था, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। लड़की की मौत के बाद रातों रात यूपी पुलिस ने उसे दिल्ली से उसके गांव ले जाकर परिजनों की अनुमति और मौजूदगी के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यूपी प्रशासन की ये क्रूर पहल सवालों में घिरी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में कहा कि इलाके में न्याय व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के डर से आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया। गौरतलब है कि इस घटना में पीड़िता दलित है, जबकि चारों अभियुक्त ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। जाति व्यवस्था का घिनौना रूप तब देखने को मिला जब गांव में अभियुक्तों के पक्ष में महापंचायत बुलाई गई। लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने के साथ गैंग रेप होने को लेकर भी सवाल उठाए गए। इधर यूपी सरकार ने इस मामले में विपक्ष के विरोध का भी दमन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौधरी अजीत सिंह, चंद्रशेखर आदि कई लोगों के साथ पुलिस ने अभद्रता की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वक्त के लिए पीड़िता के गांव में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। इस मामले में यूपी सरकार ने पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी, जिसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि आमतौर पर नार्को टेस्ट अभियुक्त पक्ष का होता है। तो हाथरस की निर्भया को मौत के बाद भी कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा और इसके लिए यूपी सरकार के साथ साथ देश के कुछ मीडिया घराने भी शामिल हैं, जिन्होंने बड़ी बेशर्मी से उन लोगों का बचाव करना चाहा जो गैंग रेप के आरोपी हैं और चाटुकारिता से भरी पत्रकारिता में एक दलित पीड़िता के जख्मों को बार बार कुरेदा। सीबीआई की चार्जशीट से उन्हें करारा जवाब मिला है, लेकिन अब तक इनमें से किसी ने भी खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं समझी। और वो अफसोस क्यों जतलाएंगे जबकि वो जानते हैं कि वो तो केवल अपने आकाओं का हुक्म बजा रहे हैं। जैसे मदारी डुगडुगी बजाकर भालुओं और बंदरों को नचाते थे, वैसा ही तमाशा आज देश में मुख्यधारा का कहलाने वाला मीडिया जो है वो जनता को दिखा रहा है। बिहार में बंदर नाच खत्म हुआ और अब पश्चिम बंगाल में मदारी ने डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया है।
किसी जमाने में देश को नए विचार, नई कल्पनाएं और नवजागरण देने वाला पश्चिम बंगाल आज राजनीति की पुरानी चालों का शिकार हो रहा है। 1905 में तो लॉर्ड कर्जन की बंग भंग नीति का पुरजोर विरोध बंगाल के लोगों ने किया। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, लेखक, कलाकार सभी लोग अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम की गूंज फिजाओं में तैरती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर लोगों ने एक दूसरे को पीले सूत की राखी बांधी थी, इस संकल्प के साथ कि वे इस फैसले को वापस करवाएंगे। और 6 साल बाद 1911 में अंग्रेजी राज को यह फैसला वापस लेना ही पड़ा। आज 2020 में बंगाल फिर विभाजनकारी राजनीति का शिकार बनने जा रहा है। बंगाल की जनता को हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, आदिवासी, दलित जैसे वर्गों में बांटकर राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी बिठाने में लग गए हैं। अफसोस इस बात का है कि इस षड्यंत्र में रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और खुदीराम बोस जैसी महान हस्तियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति में लग चुकी है और अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी और अन्य दलों के कई विधायकों ने भाजपा का कमल थाम लिया। अमित शाह ने दावा भी कर दिया कि वे 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो अमित शाह के दावे पर कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भाजपा का मंत्र है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जब भाजपा सीधे तरीकों से नहीं दबा पाई तो अब टीएमसी तोड़ने के लिए उसने उंगली टेढ़ी कर ली है। वैसे खबर यह भी है कि भाजपा बंगाल में जय श्री राम की जगह जय मां काली के नारे के सहारे आगे बढ़ेगी। पिछली बार राम नाम का खास फायदा उसे यहां नहीं मिला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति बंगाल में नहीं चल सकती। इसीलिए भाजपा की नजर इस बार बंगाल के महापुरुषों के साथ साथ यहां की आराध्य देवी पर भी है। देखना यही है कि क्या बंगाल की जनता अपनी धार्मिक आस्था और राजनीतिक विचारधारा में घाल मेल की इजाजत भाजपा को देगी। खैर, भाजपा के उलझाने वाले एक और पैतरे इस वक्त देश में चर्चा में है। आइए उसे भी देख लेते हैं। कोरोना की वजह से देश में पैदा हुई कठिनाइयों से निपटने के लिए आम जनता और कॉरपोरेट से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए 27 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था। तब सवाल भी उठे थे कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी व्यवस्था पहले से है तो एक और फंड की क्या जरूरत। लेकिन फंड बना और प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों ने इसमें दिल खोलकर दान भी दिया। सैनिकों, शिक्षकों, कई सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों ने अपने वेतन का कुछ हिस्सा इसमें दिया। आम जनता ने अपना योगदान इसमें दिया और कॉरपोरेट ने भी भरपूर फंड इसे मुहैया कराया। पीएम केयर्स फंड की वजह से कई कंपनियों ने एनजीओज को दिए जाने वाले दान में कटौती कर दी। अब तक यही माना जाता था कि पीएम केयर्स फंड सरकारी आयोजन है, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फंड में कुल कितनी राशि आई और वो कहां खर्च हुई, इस बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। पीएमओ का दावा है कि चूंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अपील पर बनाया गया है, इसीलिए इस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। लेकिन 28 मार्च को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के आइटम नंबर 8 के तहत पात्र सीएसआर गतिविधि के रूप में पीएम केयर्स फंड के अनुदान पर स्पष्टीकरण के नाम से तैयार की गई एक फाइल में कहा गया है कि इस फंड में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए सभी अनुदान को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर गतिविधि माना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स की स्थापना की गई है। सरकार ने हाल ही में इसकी ट्रस्ट डीड को सार्वजनिक किया है, जिसमें एक तरफ इसे कॉर्पोरेट चंदा प्राप्त करने के लिए सरकारी ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक क्लॉज में इसे प्राइवेट या निजी ट्रस्ट बताया गया है, जो पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के दायरे में आने से बचा लेता है। तो भाजपा की कार्यशैली को देखकर अमोल पालेकर वाली गोलमाल फिल्म का टाइटल ट्रैक याद आने लगता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते पर चलने वाला देश लगातार उल्टी चालों में उलझता जा रहा है और इन चालों में फंसकर देश किस मंजिल पर पहुंचता है, यह देखना हो।